दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके साथ उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों अभी तक हमने बिहार पे काफ़ी बातचीत की और जाना कि बिहार चमकता बिहार कैसे बीमारू राज्य बन गया। और इसमें हमने देखा कि राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, निजी सेनाएं का कहर और जातिवाद ने बिहार में बीमारू राज बनाने में सहयोग किया। मतलब ये सारे कारण थे जिनकी वजह से बिहार बीमारू राज बना। दोस्तों इसमें प्रकृति ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। बिहार ऐसा प्रदेश है जहाँ पर हर कुछ साल में बाढ़ आती है, बल्कि बाढ़ तो हर साल ही आती है, और हर कुछ साल में सूखा पड़ता है। मानसून अस्थिर रहता है, तो एक भाग में वहाँ पर सूखा होता है, एक में बाढ़ आती है, और दोनों ही बिहार की जो स्थिति है वो बिगाड़ देती है। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार दोनों अलग अलग हैं। मज़े की बात यह है कि बिहार के में वर्षा हो न हो तो भी बाढ़ आ सकती है। मतलब बाढ़ का जो पानी है, अगर बिहार में बारिश न भी पड़े तो भी बाढ़ आ जाती है, क्योंकि नेपाल से बह कर के आती है नदियाँ, और वहाँ अगर तेज बारिश हुई और तेज़ी से नदियाँ बही तो बिहार में जो है नदियाँ पानी आ जाता है और बाढ़ आ जाती है। तो दोस्तों ये जो प्रकृति का खेल है इसको समझते हैं। ये इसने कैसे इस बिहार को बर्बादी के रास्ते पर लाने में सहयोग किया। बिहार का भूगोल ऐसा है जहाँ गंगाजल के समतल उपजाऊ मैदान हैं, तो कुछ नदियाँ इसमें कोसी, गंडक, मागवती, कमला, अधवारा जैसी नदियाँ बहती है। ये सब नदियाँ ऊपर से यानी नेपाल से आती है, नेपाल की पहाड़ियों से आती है, और मानसून में अचानक अपना रंग बदल देती है। यही वजह है कि बिहार दुनिया का सबसे बड़ा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा प्रभावित क्षेत्र है, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव भी बहुत ज़बरदस्त होता है। कोसी को बिहार में दुखिया नदी कहा जाता है। पिछले 200 साल में इसमें 100 किलोमीटर अपना रास्ता बदल लिया। तटबंध टूट जाते हैं, पानी गांवों को बहा ले जाता है। हर साल 60 से 70 लाख लोग प्रभावित होते हैं। लाखों लोग बेघर हो जाते हैं और अपना पूरा जीवन नए सिरे से आरंभ करना पड़ता है। लाखों एकड़ जमीन डूब जाती है। घर, सड़क, स्कूल, पुल हर साल नष्ट हो जाते हैं, और हर साल दोबारा खर्च और असली नुकसान के हर साल दोबारा बनवाने पड़ते हैं। और असली नुकसान क्या है? सवाल है मानव की जीवन की ऊर्जा। मतलब मानव की जो जीवन की ऊर्जा है वही इसमें कम पड़ जाती है। मजदूर की पूरी कमाई, एक मजदूर की पूरी कमाई एक बाढ़ में ध्वस्त, फिर दूसरी बाढ़ आएगी तब देखा जाएगा, एक झटके में बह जाती है। वो लगातार असुरक्षा में जीता है। आज फसल बोई, कल पानी बहा ले जाएगा। और ऐसे में कौन उद्योग लगाएगा? और जहां हर साल दो बार सड़क बह जाए, वहां पे 3 साल में 2 बार सड़क बह जाए, वहां कौन उद्योग लगाएगा? तो दोस्तों ये बिहार की स्थिति है। और
अब मैं दक्षिणी बिहार की, ये उत्तरी बिहार की स्थिति है, आधा बिहार ही इसमें आता है। आधा बिहार दक्षिण का जो है वो अलग उसकी कहानी है। तो वो कहानी शुरू करूं उसके पहले मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो दोस्तों ये जो पूरा एरिया है वो तो पानी और बाढ़ और कोसी और गंडक और ये जो बागमती और ये नदियां हैं, इससे जो नेपाल से आती है वो तबाही मचाती है हर साल। हर साल नहीं तो हर दूसरे साल तो मचाती है। तो सारा वहाँ जितने भी लोग रहते हैं उनका जीवन उससे प्रभावित होता है। महीनों तक काम बंद हो जाता है और कुछ को तो नया शुरू करना पड़ता है। गया और दक्षिणी बिहार में जहाँ बाढ़ का तांडव नहीं होता है वहाँ सूखे से झुलस जाते हैं लोग। हर 3-4 साल में सूखा पड़ता है, पानी का पीने का पानी भी दूर दूर से लाना पड़ता है, पानी का लेवल कम हो जाता है और हैंडपंप सूख जाते हैं। गया, औरंगाबाद, रोहतास, यहाँ मानसून अस्थिर है। भूजल तक 150 से 200 फीट नीचे तक चला जाता है। ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र में उत्तर की नदियों से पानी लाने के प्रयास नहीं हुए, लेकिन वो प्रयास अंजाम तक नहीं पहुंचे। बहुत से प्रोजेक्ट की डीपीआर भी बनी, बजट भी आवंटित हुआ, पर धन की बंदरबांट हो गई, योजना अधूरी रह गई, नहरें बनी वे टूट गई, तालाब मर गए। नतीजा, धान गेहूं की खेती खर्चीली और महंगी पड़ने लगी। महंगी हो गई, किसान कर्ज में डूब गया और खेती हर मजदूर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की तरफ चल पड़ा। पलायन यानी बिहार को दो तरफा झटका, यानी उत्तर में पानी ही पानी, दक्षिण में पानी का रोना। बिहार की असली त्रासदी यही है दोस्तों, बाढ़ और सूखा दोनों से फसलें बर्बाद, किसान की हालत खराब, कर्ज बढ़ा, मजदूर का पलायन, प्रवासी बना मजदूर, प्रवासन से बाजार कमजोर, उद्योग गायब, कमजोर अर्थव्यवस्था, गरीबी स्थायी। अतः ये बाढ़ और सूखे का चक्र अनवरत चलता रहता है और यही बिहार की त्रासदी है। नीति की विफलता प्रकृति की मार को और कई गुना बढ़ा देती है। 75 साल से कोसी हाई डैम फाइलों में बंद है। हर साल बाढ़ आती है, तटबंध टूट जाते हैं, नदी सफाई, वैज्ञानिक ड्रेनेज का अभाव है। तो ये है बिहार। भूमि सुधार अधूरे हैं। जो सुरक्षित जमीन है वो बड़े मालिकों के पास है। नदी किनारे की खतरनाक जमीन ही वही गरीब, दलित, पिछड़ों को मिली है। सिंचाई तब तंत्र का पतन है। नहरें टूटी हुई है, बिजली महंगी, तालाब खाली, पानी का प्रबंध शून्य। फसल बीमा तो दूर, फसल बीमा तो पूरे देश में ही एक मजाक बनकर रह गया है। सब जगह किसानों की यही शिकायत है, जमा भुगतान शून्य, जमा प्रीमियम जमा भुगतान शून्य। इससे किसान ने जोखिम सहने की क्षमता खो दी। यानी प्रकृति प्लस सरकार, बिहार का स्थायी आर्थिक अवसाद। हमें लगता है कि राजनीतिक कारणों, उद्योगों और भ्रष्टाचार के साथ बिहार की बर्बादी के इस पहलू पर भी विचार करना जरूरी है। अब इस बार सूखे के संकट को हल नहीं कर, जब तक इस बाढ़ और सूखे के संकट को हल नहीं करते,
बिहार में वापस बहार नहीं आ सकती है। ये सच है दोस्तों कि बाहर अगर बिहार में बहार लानी है तो सूखे और बाढ़ का इंतजाम करना पड़ेगा। केंद्र सरकार चाहे तो नेपाल से आने वाली पानी को नेपाल सरकार से बात करके बांध बनाकर रोका जा सकता है। शायद भारत सरकार ऐसा कर भी रही है, लेकिन इसकी गति बढ़ाने की जरूरत है। आवश्यक हो तो नेपाल को और कुछ अच्छे लाभ का ऑफर देकर भी इस काम को करना चाहिए। लेकिन क्या करें, अभी तो सरकार संवाद के मूड में ही नहीं है और नेपाल में भी अभी अंतरिम सरकार चल रही है। इसके पहले भी जब कम्युनिस्ट सरकारें थी, पिछले 8-10 मतलब कम्युनिस्ट सरकारें तो 10-15 साल से है, वहाँ 17 साल से, लेकिन उसमें भी कुछ शुरू में कुछ बातचीत हुई थी, लेकिन बाद में उसमें ऐसा गतिरोध आया कि ओडी और इनके साथ तो कोई बात ही नहीं हुई और ये नरेंद्र मोदी सरकार उनसे बात करने को भी तैयार नहीं है शायद। तो अब झगड़ा ये है कि अगर बात नहीं करेंगे तो ये पानी कैसे रुकेगा। तो ये जरूरी है कि संवाद हो, नेपाल के साथ संवाद हो। और अभी सब अनिश्चित है दोस्तों, अभी कुछ समय बिहार को सब अनिश्चित है, इसलिए दोस्तों अभी कुछ समय बिहार को और तबाही झेलनी ही पड़ेगी। इसका कोई और उपाय नहीं है। मतलब अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकारें आपस में बात करके उस पानी को, नेपाल से आने वाले पानी को रोकते नहीं हैं या डाइवर्ट नहीं करते हैं, तो फिर बिहार में ये संकट बना रहेगा। तो ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये एक प्रमुख कारण है बिहार के बीमारू बिहार बनने का। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। हमने दोस्तों बिहार पे 3-4 बल्कि चुनाव के दिनों के गिने तो और ज़्यादा वीडियो बनाए हैं, लेकिन बिहार की वास्तविक स्थिति को आपके सामने रखने का प्रयत्न किया है। आशा है आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।